नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में। इंजीनियरिंग की एडवांस संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 3 जुलाई को होगी। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट पर 255 रन। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आज किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। प्रस्तावित टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिला अधिकारी की निगरानी में होगा। पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। इससे पहले 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन सभी राज्यों के कुछ जिलों में किया गया था। शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण का काम सुचारू रूप से कराने के लिए लाखों कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में यह ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। पिछले ड्राई रन की तरह इस बार भी प्रत्येक जिले में 3 स्तरों पर टीकाकरण के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण तथा शहरी पहुंच वाले स्थान शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा प्रधान सचिवों के साथ पूर्वाभ्यास से पहले कल एक बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित पक्षों के अथक प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में विकसित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है। 2 वैक्सीन्स ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश ने पिछले 1 साल के दौरान कोविड महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है। इसी वजह से देश भर में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने अद्वितीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का भी उल्लेख किया, जो टीके के वास्तविक उपलब्धता, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 टीके के प्रत्येक लाभार्थी के बारे में सही जानकारी देगा। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे वैक्सीन की सुरक्षा और उसके असर के बारे में चल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारी के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीके के दुष्प्रभावों के बारे में अफवाहों को आधारहीन बताया। डॉक्टर हर्षवर्धन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही निर्धारित स्थलों पर पूर्वाभ्यास का संचालन भी देखेंगे। गुवाहाटी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में भी आज कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। असम के सभी 33 जिलों में कोविड टीकाकरण की अभ्यास की जा रही है।
इससे पहले कामरूप मेट्रो, नलबारी और सैनिकपुर जिलों में मॉक ड्रिल या टीकाकरण का अभ्यास किया गया था। आज प्रत्येक जिलों में 3 स्वास्थ्य संस्थानों में इस टीकाकरण अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर कुल 25 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। गुवाहाटी में धीरेनपाड़ा, नदबमा और आठगांव में ये टीकाकरण अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा 12,000 नर्सों के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गौरतलब है कि अब तक लगभग 2 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीकाकरण के लिए अपना नाम पंजीयन किया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। देश में अब तक 1,16,00,000 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 नए रोगी सामने आए हैं। इस समय देश में लगभग 2,28,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 96.36% हो गई है। पिछले एक दिन में 19,587 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,37,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक लगभग 17,84,00,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में संक्रमण के नए मामले देश के कुल सक्रिय मामलों का 59% हो गए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कुछ देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के देश में पहुंचने को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से कहा कि जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति का कड़ाई से पालन करें तथा संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। बिहार में आज 38 जिलों के 3-3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीके का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि निर्धारित केंद्रों पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बीच राज्य में कोरोना से और अधिक लोगों के संक्रमण मुक्त होने की खबरें हैं। कल 423 लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 377 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 2,49,943 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। राज्य में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और इस समय बिहार में विभिन्न अस्पतालों में 4,106 कोरोना रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य में कोरोना से मुक्त होने की दर 97.84% है। बिहार में अब तक 1,89,00,000 से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। गुजरात में अब तक 1 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 94.92% तक पहुंच गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 667 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,49,913 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,37,222 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 899 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के सबसे अधिक 133 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 120 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 8,359 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 58 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल राज्य में कोविड-19 से 3 मरीजों की मृत्यु हुई। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में कल 761 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 812 लोग स्वस्थ हुए। फिलहाल राज्य में 9,119 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में कल 7 लोगों की मौत होने के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या 12,131 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के लिए आज 21 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान कल 10 जिलों में चलाया गया, बाकी अन्य 11 जिलों में आज चलाया जाएगा।
इन जिलों में यह मॉक ड्रिल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान कोविन ऐप में एंट्री से लेकर वैक्सीन लगाने तक कितना समय लगता है यह देखा जाता है। यह मॉक ड्रिल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के बाद संबंधित जिले का कार्यबल इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर 9 जनवरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। लद्दाख में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हुआ है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से कोविड संक्रमण की दर में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले पखवाड़े कोविड जांच में बहुत ही कम मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान केवल 11 रोगी पाए गए हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम में से एक है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला जारी की है। मंत्रालय ने स्वयं को सुरक्षित रखने और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोविड वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी है। संक्रमित व्यक्तियों को ठीक होने के बाद टीकाकरण को 14 दिन के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि वे टीकाकरण स्थल पर अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित की गई वैक्सीन अन्य देशों में तैयार की गई किसी अन्य वैक्सीन जितनी ही प्रभावी होगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी ने आकाशवाणी को बताया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के पूर्वाभ्यास अभियान से इस बात का आकलन करना संभव होगा कि इस पर अमल संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयां क्या हैं। डॉक्टर कंपानी ने कहा कि पहले के 2 पूर्वाभ्यास संतोषजनक रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया ड्राई रन है एक्सेप्ट इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। उनके परिणाम सैटिस्फैक्ट्री हैं, कोई लॉजिस्टिक इश्यूज नहीं पाई गई हैं और इट हैज बीन सक्सेसफुल कि वैक्सीन जो ऐप है वो भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रही है और कोई लॉजिस्टिक इश्यूज उसकी ट्रांसपोर्टेशन में वैक्सीनेशन में नहीं पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इस खंड के शुरू होने से हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर तथा सीकर में उद्योगों को फायदा होगा। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कम लागत पर अपने उत्पाद पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस गलियारे से इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अपने पोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। आज देश भर में फ्रेट कॉरिडोर्स की तरह ही इकोनॉमिक कॉरिडोर्स,
डिफेंस कॉरिडोर्स, टेक क्लस्टर्स, इंडस्ट्री के लिए ऐसी विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। जब दुनिया देखती है कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। श्री मोदी ने कहा कि इस गलियारे में 135 स्टेशन होंगे। इन्हें बहुआयामी ढुलाई केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और छोटे उद्योगों को भी लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है। अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो आज देश में सामान्य मानवी के लिए घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी पटरी का लाभ देश के ग्रोथ इंजन्स, हमारे उद्यमी, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। और आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करे, इस दिशा में ले ही जाना होगा। इस अवसर पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इससे देश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का पता चलता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में। इंजीनियरिंग की एडवांस संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 3 जुलाई को होगी और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट पर 273 रन। किसानों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 जनवरी को हुई बैठक में कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान यूनियन 3 कृषि कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करें। ये बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई थी। किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को बार बार आश्वासन दिया है कि वह उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए आगे आने की जरूरत है। श्री तोमर ने दोहराया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेंगी। मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 98,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें 67,89,000 से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से लगभग 521 लाख टन धान की खरीद की गई है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, चना और सोयाबीन की 2,78,000 टन से ज्यादा की खरीद की है। इसमें 1,48,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला में पिछले वर्ष की महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बाधाओं को दूर करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना चला रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने
पिछले वर्ष एक देश एक राशन कार्ड को लागू करने की घोषणा की थी ताकि प्रवासी लाभार्थी देश भर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से अपने राशन कार्ड से अनाज ले सकें। In order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So, if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So, national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, will be implemented. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले वर्ष कहा था कि रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासी ही एक देश एक राशन कार्ड के मुख्य लाभार्थी होंगे। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारक कहीं से भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है। वर्तमान में यह पहल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 69 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है। एक देश एक राशन कार्ड सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि कोरोना काल में आयुष उत्पादों की मांग 3 गुना बढ़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री नाइक ने ये बात झांसी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के 2 विभागों का उद्घाटन करते हुए कही। देश में अपनी तरह के पहले औषधि भंडारण केंद्र में शोध के लिए 500 से ज्यादा औषधीय पौधों की व्यवस्था होगी। इसी तरह से फार्मेसी विभाग को भी नई आयुर्वेदिक दवाओं के आधुनिक शोध के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और यहाँ पर लैब में इनका परीक्षण करने के साथ ही क्लिनिकल ट्रायल भी किया जा सकेगा। इस संस्थान में किए गए शोध की मदद से देश में आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा मिलेगा। जल्द ही संस्थान में ओपीडी भी शुरू की जाएगी। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेदिक दवाओं की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2021 की तिथि और पात्रता मानदंड की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 3 जुलाई को ऑनलाइन होगी। इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक पाने की अनिवार्यता में छूट दी गई है। इस वर्ष ये परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नीमच और इंदौर जिलों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाए जाने के बाद सभी चिकन की दुकानों को 1 सप्ताह के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रदेश के पशु चिकित्सा विभाग ने बताया है कि नीमच और इंदौर जिलों में चिकन के नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस पाया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में कौवों के शवों के नमूनों में भी बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना जिलों से कौवों के नमूनों में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि की है। प्रदेश सरकार ने इंदौर और नीमच जिलों में अगले 7 दिनों के लिए सभी पोल्ट्री दुकानों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अन्य निवारक उपाय भी किए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान के 6 जिलों में बर्ड फ्लू से 300 से अधिक पक्षियों के मरने की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 1000 से 600 से अधिक पक्षियों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है।
प्रदेश के झालावाड़, पारा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कई अन्य जिलों में भी पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भोपाल स्थित लैब से राज्य के करीब 140 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि अभी बर्ड फ्लू का वायरस कौवों में मिला है, मुर्गियों में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राज्य के सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई है और प्रभावित जिलों में जयपुर से विशेषज्ञों की टीम भेजी गई है। इस बीच वन विभाग ने सभी चिड़ियाघरों में विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की सूची जारी कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिस्पर्धा खंड के लिए विश्व की श्रेष्ठ फिक्शन फिल्मों का चयन किया गया है। इस खंड में तियागो गुइदेस की द डोमेन, एंडर्स रिफ्न की द डार्कनेस और केमन कलेव की फेब्रुअरी जैसी बहुचर्चित फिल्में शामिल हैं। समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 40 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ये राशि निर्देशक और निर्माता को समान अनुपात में दी जाती है। निर्देशक को धनराशि के साथ साथ गोल्डन पीकॉक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। निर्माता को नकद राशि के साथ एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार के अंतर्गत सिल्वर पीकॉक, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। फिल्मोत्सव 16 से 24 जनवरी तक चलेगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से खिलौनों की प्रतियोगिता यानी टॉयकेथन 2021 को सफल बनाने के लिए अनूठे और रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करने की अपील की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत का खिलौना उद्योग 10,500 करोड़ रुपए का है और 80% खिलौने विदेश से आयात किए जाते हैं। उत्तराखंड में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह घने कोहरे के कारण सड़क यातायात पर असर पड़ा है। इस बीच राज्य के अधिकतर भागों में शीतलहर चल रही है। सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 279 रन बना लिए हैं। मैच को वर्षा और मैदान गीला होने के कारण कुछ देर रोकना पड़ा था। स्टीव स्मिथ 99 रन पर खेल रहे हैं, मार्स लबुशेन ने 91 और विल पुकोवस्की ने 62 रन बनाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हां प्रियंका, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो देश में कोरोना टीकाकरण के आज दूसरे पूर्वाभ्यास की खबर दैनिक भास्कर समेत अधिकांश अखबारों में है। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य मंत्री का बयान प्रकाशित किया है, देश के आखिरी छोर तक पहुंचेगी वैक्सीन। अमेरिका में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद पर जबरन घुसने की खबर सभी अखबारों में सचित्र है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, लोकतंत्र पर ट्रंप तंत्र का हमला। दैनिक जागरण के अनुसार प्रतिबंधित गुट जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने वारंट जारी किया। मशहूर फैशन डिजाइनर और भारतीय साड़ी को आधुनिक रूप देने के लिए जाने जाने वाले सत्या पॉल के निधन का समाचार अमर उजाला ने दिया है। राजस्थान पत्रिका ने फरिश्ते बने जवान शीर्षक से लिखा है, कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना के जवानों ने बर्फबारी के मुश्किल हालात में गर्भवती महिला शबनम बेगम को 2 किलोमीटर पैदल कंधे पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में। इंजीनियरिंग की एडवांस संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 3 जुलाई को होगी। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट पर 279 रन। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।